बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम अध्यावरणीय तंत्र का अध्ययन करेंगे। जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं, कशेरुकी प्राणी अर्थात वे प्राणी जिनमें वर्टिबल कॉलम जो है पाई जाती है, जैसे जिसे हम सामान्य या बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है, कशेरुकी प्राणी। तो समस्त कशेरुकी प्राणियों का शरीर जो है एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ होता है। उस आवरण को हम कहते हैं देह भित्ति। देह भित्ति या फिर बॉडी वॉल, यह 3 स्तरों से मिलकर बनती है। बाहरी स्तर, बाहरी स्तर जैसे कि त्वचा या अध्यावरण कहते हैं। त्वचा या क्या कहते हैं, अध्यावरण, जो देह भित्ति का सबसे बाहरी स्तर है। मध्य भाग पेशी स्तर कहलाता है और ये भाग जो है पेशियों का बना हुआ होता है। सबसे भीतरी भाग कहलाता है देहगुही आवरण। सबसे देह भित्ति का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है, देहगुही आवरण। तो बाहरी स्तर अर्थात त्वचा तथा त्वचा से बने हुए कुछ संरचनाएं या त्वचा के व्युत्पन्न, इन दोनों को एक साथ कहा जाता है अध्यावरण तंत्र। तंत्र ये जो है किससे किससे मिलके बनता है, त्वचा तथा त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा के व्युत्पन्न अर्थात त्वचा से कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं, उन रचनाओं को और त्वचा को एक साथ कहा जाता है अध्यावरण तंत्र। अध्यावरण तंत्र जो है वातावरण के सापेक्ष रहता है या वातावरण में खुला रहता है, जिसके कारण इसकी संरचना जो है जटिल होती है। सभी स्तनियों की संरचना त्वचा से बनी हुई होती है और सभी में वातावरण के अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है, अर्थात त्वचा वातावरण के अनुसार अलग अलग होती है। मनुष्य की जो त्वचा है वो चिकनी होती है, रोम युक्त होती है और मोटी परत वाली होती है। तो अब हम देखेंगे मनुष्य मानव की त्वचा की संरचना, जो किससे बनता है, अध्यावरण या बाहरी स्तर, जो देह भित्ति का होता है बाहरी स्तर, उसी से क्या बनता है, त्वचा बनता है। उसका अध्ययन करेंगे। मानव की त्वचा जो है 2 स्तरों की बनी होती है। पहला है उपचर्म या एपिडर्मिस, और दूसरी है चर्म या डर्मिस।
ये दो भागों से मिलके त्वचा जो है बनता है। सबसे पहले हम उपचर्म के बारे में चर्चा करें। उपचर्म या एपिडर्मिस त्वचा का सबसे बाहरी स्तर होता है और ये जो है सल की स्तरित उपकला का बना होता है या स्ट्रेटिफाइड एक्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ होता है। और उपचर्म जो है 5 स्तरों से बनता है या उपचर्म को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है कीड़ स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम। दूसरा स्वच्छ स्तर या स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया, ल्यूसिडियम। तीसरा कणी स्तर या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। चौथा जो स्तर है वो कहलाता है सूली स्तर या स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और पांचवा और सबसे अंतिम स्तर कहलाता है जनन स्तर या अंकुरण स्तर, अंकुर स्तर या मेलपिगी स्तर। या स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये उपचर्म या एपिडर्मिस के भाग हैं। इन 5 भागों से मिलकर कौन बनता है? एपिडर्मिस। अब ये कहां कहां पे स्थित होते हैं इसके बारे में हम आगे देखें। तो ये आपका एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस कितने भागों से मिलकर बनता है? 5 भागों या 5 स्तरों से मिलकर बनता है। और ये जो है शरीर का मोटा भाग होता है। एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक, ये एपिडर्मिस का सबसे बाहरी स्तर है। इसे कहा जाता है स्ट्रेटम कॉर्नियम या कीड़ स्तर। इसकी कोशिकाएं जो है पतली, चपटी और केंद्रक विहीन होती है। देख रहे हैं इसमें केंद्रक नहीं दिख रहा है, तो इसकी कोशिकाएं जो है चपटी, पतली तथा कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है और मृत होती है। इसकी कोशिकाओं में कैरेटीन पाया जाता है। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? कैरेटीन पाया जाता है। और कैरेटीन एल्डीन, इसमें जो भी कोशिका द्रव्य रहता है उसमें एल्डीन पाया जाता है
और वो एल्डीन जो है केराटिन में परिवर्तित होता है। एल्डीन एक प्रकार का प्रोटीन है और वो प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? केराटिन में परिवर्तित होता है, जिसके कारण एपिडर्मिस की जो बाहरी सतह है वो कैसी होती है? मृत होती है। और समय समय पर एपिडर्मिस का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसका बाहरी सतह समय समय पर टूटकर अलग होते जाता है, लेकिन भीतरी सतह पे ये जो भीतरी भाग है इन सतहों में केराटिन नहीं पाया जाता, इसलिए ये कोशिकाएं जो है आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है 8 से 10 कोशिकाओं का बना हुआ होता है, अर्थात 8 से 10 कोशिकाओं की बनी हुई एक यहाँ पे मोटी परत होती है, जिससे किसका निर्माण होता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम का निर्माण होता है। उसके पश्चात जो दूसरा स्तर आता है एपिडर्मिस का वो है स्ट्रेटम ल्यूसिडियम, या इसको कहा जाता है स्वच्छ स्तर। और ये स्वच्छ स्तर जो है किसके नीचे पाया जाता है? स्ट्रेटम कॉर्नियम के नीचे। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? स्ट्रेटम कॉर्नियम है, और ये जो भाग है वो है आपका ये वाला स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक जो है पाया जाता है, इसलिए इनको हम जीवित कहते हैं। और इसकी कोशिका भी पतली होती है और चपटी होती है। जब इनके कोशिका द्रव्य में जो है कीरेटोहाइलिन नामक पदार्थ पाया जाता है, ये कीरेटोहाइलिन इसके कोशिका द्रव्य में घुलकर एल्डीन प्रोटीन में परिवर्तित होता है, या एल्डीन में परिवर्तित होता है, एलिडीन में परिवर्तित होता है। जैसे ही कीरेटोहाइलिन के कण एलिडीन में परिवर्तित होते हैं, वैसे ही यहाँ जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक दिख रहा है आप लोग को, ये केंद्रक क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाते हैं या फिर नष्ट हो जाता है। स्ट्रेटम ल्यूसिडियम 2 से 3 कोशिका मोटी होती है, अर्थात यहाँ पे कितनी कोशिकाएं होती हैं? लगभग 2 से 3 कोशिकाओं की बनी हुई एक परत होती है, जिसके द्वारा किसका निर्माण होता है? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम का निर्माण होता है। तो ये आपके एपिडर्मिस या उपचर्म की दूसरी स्तर है। उसके पश्चात तीसरा स्तर, जिसे कणी स्तर कहा जाता है या स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम कहा जाता है, ये जो है किसके नीचे स्थित होती है? स्ट्रेटम ल्यूसिडियम। ये स्ट्रेटम ल्यूसिडियम है, उसके नीचे ये यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है किसको बनाता है? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम को बनाता है। और इसकी कोशिकाएं जो है, या ये वाला भाग जो है 6 से 7 कोशिकाओं की बनी हुई होती है, अर्थात यह परत भी मोटी होती है। इसकी कोशिका में पर्याप्त मात्रा में क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और ये भी केंद्रक युक्त होते हैं। और इसका निर्माण जो है इसके नीचे स्थित परत कौन सी? स्ट्रेटम स्पाइनोसम से होता है, अर्थात स्ट्रेटम स्पाइनोसम की कोशिकाएं जो है किसमें परिवर्तित होती हैं? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में परिवर्तित होती हैं। और इसमें मेलेनिन के कण जो है पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम है, इसमें मेलेनिन के कण पाए जाते हैं, और इसी मेलेनिन के कण के कारण या मेलेनिन वर्णक के कारण ही त्वचा का रंग जो है हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात चौथा स्तर कहलाता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये यहाँ से यहाँ तक का भाग आपका कहलाएगा
स्ट्रेटम, स्पाइनोसम। ये भी 6 से लेके 7 कोशिका की बनी हुई होती है। और इसका निर्माण होता है एपिडर्मिस की सबसे भीतरी स्तर, जिसे स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहा जाता है, उससे होता है, या फिर जनन स्तर की कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? स्ट्रेटम स्पाइनोसम का। इसके पश्चात सबसे अंतिम या भीतरी स्तर उपचर्म का, वो कहलाता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ये सबसे भीतर स्थित होता है और ये जो है एक झिल्ली के समान संरचना, जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी झिल्ली कहा जाता है। यहाँ पे हम उस बेसमेंट मेम्ब्रेन को एक काले लाइन, ये जो आप देख रहे हो काले कलर की लाइन, उससे यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक कोशिका की बनी हुई परत पाई जाती है और इस परत को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहा जाता है या जनन स्तर कहा जाता है। इस स्तर की कोशिकाएं जीवित होती हैं और हमेशा कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाती रहती हैं। जो जनन स्तर की कोशिकाएं हैं वो अंतर्वलन के द्वारा, अंतर्वलन मतलब मुड़ जाती हैं या उनमें फोल्ड होता है, फोल्ड होने के बाद वो कहाँ पे घुस जाती हैं? डर्मिस। ये आपका डर्मिस वाला पोर्शन है, तो डर्मिस में घुसकर इस प्रकार की फोल्डेड संरचनाओं का निर्माण करती हैं। इन्हीं संरचनाओं को कहा जाता है सीबेसियस या तेल ग्रंथियां। तो जनन स्तर के द्वारा तेल ग्रंथि या सीबेसियस ग्लैंड की भी उत्पत्ति होती है। तो ये अंतिम स्तर जो है वो स्तंभाकार कोशिकाओं का बना हुआ होता है। स्तंभाकार उसको क्यों बोल रहे हैं? उसकी कोशिकाएं कैसी होती है? लंबी लंबी होती है और इसमें भी केंद्रक होगा। ये कोशिकाएं जो है एक दूसरे से इस प्रकार से सटी होंगी। इनके निचले हिस्से में इस प्रकार का रोम जो है पाया जाता है और ये कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती हैं और विभाजन होता है इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन, जिससे संख्या बढ़ती है कोशिकाओं की और ये कोशिकाएं जो है आगे बाहर की ओर सरकती जाती हैं, क्योंकि एपिडर्मिस जो है समय समय पे क्या होता है? टूटकर अलग होते जाता है। तो उसका स्थान लेने के लिए अंदर की कोशिकाएं जो है बाहर की ओर सरकती जाती हैं। तो ये था उपचर्म, जो कितने भागों से मिलकर बनता है? 5 भागों से मिलकर बनता है। उसके बाद त्वचा का दूसरा जो भाग है वो है चर्म या डर्मिस। यहां से यहां तक आपका कौन सा भाग है? एपिडर्मिस। उसके पश्चात यहां से यहां तक, मतलब एपिडर्मिस के बाद कोशिका का या त्वचा का जो भी भाग है वो कहलाता है आपका डर्मिस या चर्म। क्या कहलाता है? डर्मिस या चर्म कहलाता है। और ये जो है बनता है भ्रूण की मीजोडर्म से। भ्रूण का जब विकास होता है तो 3 प्रकार के जनन स्तर बनते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा मीजोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म के द्वारा एपिडर्मिस बना और मीजोडर्म के द्वारा क्या बनता है? डर्मिस की कोशिकाएं जो है बनती हैं और ये कोशिकाएं त्वचा के सबसे भीतरी स्तर का निर्माण करती हैं और
एपिडर्मिस की तुलना में, ये जो एपिडर्मिस है उसकी तुलना में ये कोशिकाएं जो है 3 से 4 गुना मोटी होती है। एपिडर्मिस भी मोटा होता है, लेकिन उससे 3 से 4 गुना मोटा कौन होता है? डर्मिस होता है। और डर्मिस, ये जो देख रहे हैं इसमें डर्मिस बनता है संयोजी ऊतक से। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। और कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत यहाँ पे पीला लचीला इलास्टिन तंतु, फिर श्वेत कोलेजन तंतु, ये श्वेत कोलेजन तंतु का बना हुआ होता है। साथ ही साथ इन पेशी तंतुओं की उपस्थिति के कारण डर्मिस की कोशिका जो है लचीली और मजबूत होती है। इसके अलावा इसमें तंत्रिका तंतु, श्वेत ग्रंथि ये जो है ये सीबेसियस या तेल ग्रंथि है, और ये है आपकी श्वेत ग्रंथि या पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। साथ ही ब्लड वेसल्स, तंत्रिका तंतु, ये जो लंबी धागे के समान संरचना ये जो बनाए हैं ये है आपकी तंत्रिका तंतुएं। तो ये तंत्रिका तंतुएं जो है इसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा डर्मिस से ही क्या निकलता है? रोम निकलता है, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? बाल कहते हैं। तो बाल भी किससे उत्पन्न होता है? डर्मिस वाले एरिया से ही निकलता है। और बाल एक नली के समान संरचना से घिरी हुई होती है। ये देख रहे हो आप, ये नली के समान संरचना ये बना रहा है, ये वाला भाग, ये मिलके बनाते हैं नली या पाइप के समान संरचना, जिनको कहा जाता है रोम पुट्टिका या हेयर फॉलिकिल। और इसी हेयर फॉलिकिल के अंदर क्या पाया जाता है? रोम या बाल पाया जाता है। और ये बाल जब त्वचा से बाहर निकलता है तो वो निर्जीव होता है, क्योंकि उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कीरेटिन नामक प्रोटीन जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार जो डर्मिस है वो किसका बना रहता है? भ्रूण के मेसोडर्म से। और ये जो है एपिडर्मिस से 6 से 7 नहीं, 3 से 4 गुना मोटी होती है। और किसका बनता है? संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। और संयोजी ऊतक के रूप में इसमें श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु, ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज या रक्त केशिकाएं, तंत्रिका तंतु, रोम, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि और विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक जो है इसमें पाए जाते हैं। संयोजी तंतु जो है डर्मिस के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, और निचले हिस्से में उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। और निचले स्तर में क्या पाया जाता है? अधिक संख्या में फेट या वसा की कणिकाएं या बूंदें पाई जाती हैं। और इस वसा की उपस्थिति के कारण त्वचा जो है कैसा होता है? सुडौल होता है। या शरीर को सुंदर बनाने का कार्य कौन करते हैं? ये वसा की जो कणिकाएं हैं या वसा करती हैं, जिससे शरीर जो है कैसा होता है? सुडौल होता है। और ये वसा महिलाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है पुरुषों की तुलना में, इसलिए महिलाओं का शरीर जो है अधिक सुडौल होता है। तो इस प्रकार ये था मानव त्वचा की संरचना, जो 2 स्तरों से मिलकर बनता है। एक है आपका उपचर्म और दूसरा चर्म।
उपचर्म को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और चर्म को क्या कहते हैं? डर्मिस कहते हैं। त्वचा के बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहा जाता है और भीतरी भाग को क्या कहा जाता है? डर्मिस कहा जाता है। तो बच्चों ये था त्वचा की संरचना। अब आगे देखेंगे हम त्वचा का रंग। त्वचा का अब आगे क्या पढ़ेंगे? त्वचा का रंग। अब हम क्या पढ़ेंगे? त्वचा का रंग। त्वचा किस प्रकार से बनती है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। त्वचा का रंग जो है एक वर्णक के द्वारा निर्धारित होता है। उस वर्णक को कहा जाता है मेलेनिन। ये एक वर्णक है मेलेनिन, जिसके कारण त्वचा का रंग जो है बनता है। मेलेनिन एपिडर्मिस की जो जनन स्तर है या एपिडर्मिस का सबसे भीतरी जो भाग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जनन स्तर या अंकुर स्तर कहते हैं। इनकी कुछ कोशिकाएं जो है लंबी होंगी, शाखित होंगी और विशेष प्रकार की संरचना वाली कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इन कोशिकाओं को कहा जाता है मेलेनोसाइट। और इन्हीं मेलेनोसाइट्स में मेलेनिन नामक वर्णक का संश्लेषण होता है। इसके अलावा कहाँ पे बन रही है मेलेनिन? जनन स्तर की कुछ कोशिकाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेलेनोसाइट। इसके अलावा डर्मिस की कुछ कोशिकाओं में भी मेलेनोसाइट्स का नहीं, मेलेनिन के वर्णक पाए जाते हैं। लेकिन इनका निर्माण जो है मेलेनोसाइट से ही होता है और उसको डर्मिस की कोशिकाएं जनन स्तर की कोशिकाओं को भक्षण करके प्राप्त करते हैं। डर्मिस में जो मेलेनिन पाया जाता है वो किस कारण से होता है? क्योंकि डर्मिस की कोशिकाएं जो है जनन स्तर की कोशिकाओं को क्या करती हैं? खाती हैं। और जनन स्तर की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? मेलेनोसाइट्स पाया जाता है। तो चूंकि डर्मिस की कोशिकाएं मेलेनोसाइट का भक्षण करके मेलेनिन को प्राप्त करती हैं, इसलिए डर्मिस में जो कोशिका पाई जाती है मेलेनिन युक्त, उसको कहा जाता है मेलेनोफेजस। मेलिनोफेजस, क्योंकि ये कोशिकाएं जो है किसको खाती हैं? मेलेनोसाइट की कोशिकाओं का भक्षण करती हैं। तो आप लोग देखते होंगे सभी व्यक्तियों का त्वचा एक रंग का नहीं होता। अलग अलग व्यक्तियों में हम अलग अलग त्वचा वाले व्यक्तियों को देखते हैं। वो जो है मेलेनिन की मात्रा की कमी या अधिकता के कारण होता है। तो सबसे पहले जो रंग बनते हैं त्वचा में वो देख ले। एक तो मेलेनिन वर्णक है ही, दूसरा है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, तथा
सब क्यूटिनस में स्थित वसा के कण, ये जो वसा के कण है कहाँ पे स्थित हैं? सब क्यूटिनियस और स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में। इन वसा के कणों में पाया जाता है केराटिन, और इस केराटिन के कारण त्वचा का रंग जो है पीला या नारंगी होता है। ये पहला हुआ, केराटिन की उपस्थिति के कारण त्वचा का रंग किस प्रकार का होगा? पीले या फिर नारंगी रंग का। उसके बाद रुधिर कोशिकाओं में क्या बहता है? रक्त, और रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में। हीमोग्लोबिन के कारण त्वचा का रंग जो होता है बैंगनी, और तीसरा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब किसे कहते हैं? जब हीमोग्लोबिन किससे जुड़ जाता है? ऑक्सीजन से। तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण त्वचा का रंग जो है हमको लाल दिखाई देता है। और चौथा जो वर्णक है मेलेनिन या मेलेनिन, इस मेलेनिन वर्णक के कारण त्वचा जो है हल्का या गहरा भूरा या काले रंग का होता है। तो इस प्रकार पीला, बैंगनी, लाल और भूरा या काला रंग मिलके ही त्वचा के रंग का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। और इनका निर्माण कौन सी कोशिका से होता है? मेलेनोसाइट की कोशिकाओं से होता है। अब आगे त्वची रोम क्या होता है वो देखें। त्वची रोम को हम बोलचाल में क्या कहते हैं? बाल। तो बाल स्तनी प्राणियों की एक विशिष्ट लक्षण है। तलवा और हथेली, ये हथेली और पैर के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? तलवा। तो तलवा और हथेली को छोड़कर हमारे लगभग संपूर्ण शरीर में क्या पाया जाता है? रोम पाया जाता है। बाल है तो बाल जो है पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति होती है डर्मिस से। बाल कहाँ से उत्पन्न होता है? डर्मिस। ये वाला भाग जो है त्वचा का डर्मिस वाला भाग है, और यहाँ से क्या निकलता है? बाल या रोम निकलता है। तो त्वची रोम या बाल की उत्पत्ति कहाँ से होती है? त्वचा के डर्मिस वाले भाग से होती है। आप देखेंगे आगे बाल की संरचना। तो स्तनियों में पाया जाता है, ये तो पता चल गया। और कहाँ से उत्पन्न होता है? डर्मिस से। अब इसकी संरचना, बाल की संरचना या रचना, इसे हम 3 भागों में देख सकते हैं। पहला है रोम मूल या रूट हेयर या हेयर रूट।
दूसरा रोम पुट्टिका या हेयर फॉलिकल, और तीसरा है रोम कांड या हेयर सेप्ट। बाल में ये 3 संरचनाएं जो है पाई जाती है, या बाल में ये 3 भाग होते हैं। रोम मूल, रोम पुट्टिका, रोम कांड। रोम मूल को क्या कहा जाता है? हेयर रूट। हेयर रूट। रोम पुट्टिका को हेयर फॉलिकल, और रोम कांड को हेयर सेप्ट कहा जाता है। अब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं ये देखिए, ठीक है। बाल में ये 3 प्रकार की संरचनाएं जो है हमको मिलती है। सबसे पहला है रोम मूल या रूट हेयर। तो रूट हेयर या मूल रोम गलत लिखाया था, हेयर रूट। तो रूम मोल या हेयर रूट किसको बोलते हैं? रोम का वह भाग, ये वाला भाग, रोम का वह भाग जहां से बाल उत्पन्न होता है, उस भाग को क्या कहा जाता है? रोम मूल या रूट हेयर कहा जाता है, ठीक है। जहां से बाल उत्पन्न होता है या उगता है, उस भाग को क्या कहते हैं? हेयर रूट। हेयर रूट का अंतिम भाग जो है फूला हुआ होता है। इस फूले हुए भाग को कहा जाता है हेयर बल्ब या रोम कंद। ये आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है इसकी तुलना में यहाँ वाला भाग फूला हुआ है। तो मूल रोम का अंतिम सिरा फूला हुआ होता है, उस फूले हुए भाग को रोम कंद या क्या कहते हैं? हेयर बल्ब कहते हैं। रोम कंद की कोशिकाएं, यहाँ जो भी कोशिका होती है वो जीवित होती है, और जीवित होने के कारण यहाँ पे हमेशा नई कोशिकाएं बनती हैं, और ये कोशिकाएं आगे वृद्धि करके किसका निर्माण करती हैं? बाल या फिर हेयर सेप्ट का निर्माण करती है। तो ये आपका मूल रोम है या रूट हेयर, जहां से बाल उत्पन्न होता है। उसके बाद दूसरी संरचना है आपकी हेयर फॉलिकल। ये जो बनाए हैं हम, ये है आपकी हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल कहलाता है, और ये जो है नली के समान संरचना होता है। ये इधर देख रहे हो, इधर ये अलग प्रकार की कोशिका है, और ये दोनों कोशिकाएं इस प्रकार से नली के समान संरचना का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इस नली के समान संरचना को कहा जाता है हेयर फॉलिकल। क्या बोलते हैं? हेयर फॉलिकल। और इस हेयर फॉलिकल के अंदर क्या पाया जाता है? रोम या बाल पाया जाता है। यहाँ पे रूट हेयर होगा, और इस रूट हेयर के आगे का भाग जो है इस तरह से वृद्धि करते हुए हेयर फॉलिकल से होते हुए कहाँ तक चला जाता है? डर्मिस वाले भाग तक चला जाता है। और फॉलिकल की जो दीवारें हैं वो जनन जो डर्मिस होती है, उस डर्मिस की जनन स्तर की कोशिकाओं से मिलके बनता है,
और फॉलिकल का निचला भाग, ये जो नलीनुमा संरचना है, ये ऊपरी भाग हुआ, ये निचला भाग हुआ। निचला भाग जो है उल्टे प्याले के समान संरचना का निर्माण करता है। इस उल्टे प्याले नुमा संरचना को कहा जाता है एयर पेपिला। क्या बोलते हैं? हेयर पेपिला या रोम पुट्टिका कहा जाता है। और यहाँ हेयर पुट्टिका या रोम पुट्टिका की कोशिकाएं जो है जीवित होती हैं और विभाजित होती रहती हैं और बढ़ते हुए रोम या बाल को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है। तीसरा जो बाल का भाग है वो कहलाता है हेयर सेप्ट या रोम कांड। तो डर्मिस से लेके एपिडर्मिस तक के अंदर का जो बाल है वो हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो त्वचा के अंदर स्थित होता है। लेकिन जैसे ही एपिडर्मिस के बाहर रोम निकलता है वो बाल हमको दिखाई देता है या रोम दिखाई देता है। तो वह संरचना जो हमको एपिडर्मिस के रूप में, एपिडर्मिस के बाहर दिखाई देती है, उसको क्या कहते हैं? हेयर सेप्ट कहते हैं। और इसका कलर जो है काला होता है क्योंकि उसमें मेलेनिन वर्णक पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और ये निर्जीव होता है क्योंकि इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब इसकी संरचना देखें बाल की, तो वो जो है 3 स्तरों से मिलके बनती है या उसमें 3 भाग होते हैं। जो रोम कांड है या इसको क्या कहते हैं? हेयर सैप। ये 3 स्तरों से मिलके बनता है। पहला क्यूटिकल, दूसरा कॉर्टेक्स और तीसरा है मेडुला। ये बाल के आंतरिक संरचना है, इसको या टीएस ऑफ हेयर सेप्ट, जिसमें 3 भाग होते हैं। ये बाहरी भाग कहलाएगा क्यूटिकल। हेयर सेप्ट का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? क्यूटिकल। उसके बाद क्यूटिकल के नीचे जो भाग स्थित होता है उसको बोलते हैं अपन कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो है पतली और लंबी होती हैं ये, और कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं उसमें मेलेनिन पाया जाता है, जो वर्णक है मेलेनिन, जिसके कारण बाल जो है कैसा दिखाई देता है? हमको काला दिखाई देता है, वो पाया जाता है। सबसे भीतरी भाग कहलाता है मेडुला। मेडुला की जो कोशिकाएं हैं वो या तो गोलाकार होंगी इस प्रकार से, या फिर वो कैसी होती हैं?
बहुभुजाकार होती हैं, उनमें केंद्रक पाया जाता है और इनमें खाली स्थान भी पाई जाती है। इसमें जो खाली स्थान होगा यहाँ पे, उसमें क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ और हवा पाया जाता है। मेडुला की जो कोशिकाएं हैं उसमें तरल पदार्थ और क्या पाया जाता है? हवा पाया जाता है, लेकिन मेलेनिन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? मेलेनिन नहीं पाया जाता है। मेलेनिन कहाँ पे पाया जाता है? कॉर्टेक्स में पाया जाता है। यदि किसी कारण से, ठीक है, यदि किसी कारण से मेलेनिन की जो कोशिका है उसमें हवा भर जाती है, मेलेनिन नहीं रहेगा, कॉर्टेक्स की जो कोशिका है उसमें क्या भर जाता है? हवा भर जाता है। हवा के भरने के कारण सूर्य की प्रकाश जब उस कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में पड़ता है तो हवा को वो चारों ओर फैला देता है। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं हैं उसमें मेलेनिन रहता है, लेकिन मेलेनिन कभी कभी नहीं पाया जाता और उसके स्थान पे क्या पाया जाता है? हवा भरा होता है। हवा वास्तव में कहाँ पे रहता है? मेडुला में। तो हवा भरने के कारण जैसे ही सूर्य की प्रकाश कहाँ पे पड़ती है? बाल में या इस हवा युक्त कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में, तो ये हवा जो है कॉर्टेक्स की पूरी कोशिकाओं में फैल जाता है, जिससे बाल कैसा दिखाई देता है? हमको सफेद दिखाई देता है। तो ये था बाल की संरचना, या बाल किन किन भागों से मिलके बनता है। अब आगे हम देखेंगे बाल या रोम के कार्य। धन्यवाद।